नागपुर विभाग शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम का अभी इंतजार है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुधाकर अडबाले ने अब तक सबसे आगे होने की खुशी मनाते हुए जयकारे लगाना शुरू कर दिया है। ढोल नगाड़ों की आवाज पर उत्साही कार्यकर्ताओं ने गुलाल फेंकना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सुधाकर अडबाले पहले राउंड में वरीय वोटों का कोटा पूरा कर लेंगे। हालांकि वास्तविक परिणाम घोषित करने में कुछ और घंटे लग सकते हैं। अमरावती संभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और नागपुर विभागीय शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य के स्नातक एवं शिक्षण निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों के लिए मतगणना गुरुवार 2 फरवरी 2023 को शुरू हो गई। इन सीटों पर 30 जनवरी को मतदान हुआ था। हालांकि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जबकि इसका नतीजा आने में समय लगेगा। नागपुर मंडल के लिए शिक्षक विधायक नागू गानार, जबकि अमरावती विभाग के स्नातक विधायक इस चुनाव में डॉक्टर रंजीत पाटिल समेत दिग्गज उम्मीदवारों की जीत या हार तय होगी। शिक्षक विधायक नागू गानार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो डॉक्टर पाटिल ने फिर से मतदाताओं से उनकी राय मांगी है। गुरुवार को मतगणना शुरू होने के बाद नागपुर में सुधाकर अडबाले आगे चल रहे थे। नागपुर के इस चुनाव में शुरू से ही ट्विस्ट देखने को मिला है। बजट 2023 पेश होने के बाद अब संसद में घमासान मच गया है। स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दोनों सदनों में दिए गए थे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। ऐसे में 3-4 मिनट में ही स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। राज्यसभा के सभापति ने भी नोटिस को उचित नहीं माना। इस पर सदस्य शोर मचाने लगे। इसके बाद उच्च सदन की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल आज कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ बॉर्डर की हालत पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने जगदीप धनखड़ और किरण रिजिजू के हाल ही में दिए बयानों को लेकर उनके खिलाफ याचिका दायर की है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने अपनी याचिका में धनखड़ और रिजिजू को अपना पद से हटाने की मांग की है। याचिका में हाईकोर्ट से दोनों को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि धनखड़ और रिजिजू के हालिया बयानों से संविधान में विश्वास की कमी दिखी है। एक समय में बीजेपी और प्रधानमंत्री के कट्टर आलोचक माने जाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे के सुर इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरने के बाद से ही राज ठाकरे बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। कभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर शिवसेना को घेरने वाले ठाकरे ने इसी मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। राज ठाकरे के इस कदम के महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। प्रदेश के राजनीतिक हलकों में उनके इस कदम को बीजेपी से उनकी नजदीकियों को जोड़कर देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अब हिंदुत्व की राह लेंगे। वैसे भी उनका मराठी मुद्दा अब फुस हो चुका है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार विवादों में बने हुए हैं। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक और बवाल खड़ा कर दिया है। प्रयागराज में उन्होंने अपने संबोधन में कहा, अगर हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हो। महाराष्ट्र एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजित पवार ने आज दोपहर आनंद फानन में एक बैठक का आयोजन किया था। अजित पवार ने यह बैठक थाने जिले में एनसीपी पार्षदों के एकनाथ शिंदे गुट में जाने की अटकलों को लेकर ली थी। दरअसल अजित पवार को इस बात की टेंशन है कि कहीं उनकी पार्टी के पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल न हो जाए। एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने यह दावा किया था कि थाने जिले में मुख्यमंत्री खेमे की तरफ से एनसीपी के नेताओं को शिंदे गुट ज्वाइन करने के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। ऐसे में इन पार्षदों की निष्ठा को परखने के लिए अजित पवार ने इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया था। तमिलनाडु के मदुरै में एक हिंदूवादी नेता की चाकू घोंप कर निर्मम हत्या कर दी गई। हिंदू मक्कल काची कार्यकर्ता की अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान मणिकंदन के रूप में हुई है। वह ज्वेलरी की दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। मृतक मणिकंदन स्थानीय हिंदू अधिकार समूह के दक्षिणी मदुरै के कार्यकर्ता थे। मणिकंदन की एमके पुरम में एक आभूषण की दुकान है। जैसे ही वे अपनी दुकान बंद करके निकल रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि एक साइबर हैकर ने
देश की मशहूर सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी का अहम डेटा हैक कर लिया है। कंपनी की शिकायत पर साइबर सेल द्वारा मामला दायर किया गया है और इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक सोलर इंडस्ट्रीज का ऑफिस रामदास पेठ में है। इसके अलावा बाजारगांव इलाके में उनकी एक फैक्ट्री है। कंपनी हथियार, विस्फोटक सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद बनाती है, इसीलिए कंपनी ने देश के रक्षा विभाग के साथ कई अहम अनुबंध किए हैं। युवती का रेप कर उसे जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.ए. श्रीखंडे ने 20 साल की कैद सुनाई है। दोषी आरोपी का नाम वासुदेव देवराम मघाड़े है। फरवरी 2020 में दोपहर करीब 3 बजे आरोपी नंदनवन क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय बालिका के घर उनका घर का काम करने गया था। जब युवती के घर पर कोई नहीं था तो आरोपी ने इसका फायदा उठाया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उसने यह बात किसी को बताने पर तुम्हें और तुम्हारी मां को जान से मारने की धमकी देकर उसे गर्भवती भी कर दिया। नंदनवन पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। आरोपी को 9 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। जांच अधिकारी किशोरी माने ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। लीना गवाह के साक्ष्य के बाद अपराध साबित होने पर श्रीखंडे ने आरोपी को आईपीसी की धारा 6 पॉक्सो के तहत 20 साल की कैद सजा सुनाई। सरकार की ओर से एड विजया बालपांडे ने मुकदमे की पैरवी की। वर्धा में जहां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हो रहा है, वहीं सेवाग्राम आश्रम के गांधीवादी निमंत्रण न मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं। सेवाग्राम स्थित गांधी आश्रम के पदाधिकारियों ने कहा कि 3, 4 और 5 फरवरी को वर्धा में होने वाले साहित्य सम्मेलन का उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। यह भूमि महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के पदचिन्हों से पवित्र हुई है। यह हर्ष का विषय है कि इस पवित्र भूमि में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। लेकिन अशोक मोजे इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि गांधी आश्रम को इस बैठक का साधारण निमंत्रण भी नहीं मिला। टीम इंडिया ने तीसरी टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराया है। भारत की जीत के हीरो रहे 23 साल के ओपनर शुभमन गिल। वनडे में पिछले 4 मुकाबलों में 3 शतक जमाने वाले गिल पहले 2 टी20 में खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इसकी भरपाई उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कर दी। तीसरे मैच में उन्होंने 126 रन की जोरदार पारी खेली। गिल इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी है। फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस भी मिल रहा है और रिलीज के 8 दिन बाद भी पठान का फीवर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वही फैंस किंग की 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी का जश्न मना रहे हैं और इसी के साथ फिल्म तगड़ी कमाई भी कर रही है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर पठान की बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजबूत बनी हुई है। फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले दिन ही पठान ने 57 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था।